हाँ भाई बताओ, ये वाला नियम कैसे लगाऊं यहां डेनियल सेल में? बताओ भाई। ऐसे दो विलियन जिन्हें सरन, अच्छा बताओ भाई, मुझे एक चीज बताना, यहां कौन से विलियन है? ZnSO4 का विलियन है ना, और ZnSO4 से कौन से आयन निकल रहे हैं? जिंक +2 आयन ना। और सरंध्र पात्र से विभक्त किया गया है किसको? कॉपर सल्फेट के विलियन को। समझ गए या नहीं समझे? बताओ। क्या ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करूंगी मैं डेनियल सेल को? मेरे ये नियम, तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ZnSO4 का विलियन है, कॉपर सल्फेट का विलियन है, दोनों को इस सरंध्र पात्र से विभक्त रखा गया है। मैंने बोला दोनों विलियनों को प्रदर्शित करने के लिए विलियन कौन कौन से हैं? ZnSO4 और कॉपर सल्फेट। ZnSO4 के लिए मैंने लगाया जिंक +2 और कॉपर सल्फेट के लिए मैंने लगाया कॉपर +2। जिंक सल्फेट के लिए जिंक +2 और कॉपर सल्फेट के लिए कॉपर +2। ध्यान रखना ये दोनों क्यों आए हैं, क्योंकि ये ZnSO4 और ये कॉपर सल्फेट में घुला हुआ है। ये वो रॉड के लिए नहीं है, ये विलियन के लिए है। ये विलियन के लिए भाई, ये ZnSO4 है, ये कॉपर सल्फेट है। ZnSO4 जब टूटेगा वो जिंक +2 और कॉपर +2 में नहीं टूटेगा क्या? ZnSO4 जब टूटेगा लवण सेतु, ओए बात, अरे थोड़ा रुको, सब आएगा। लवण सेतु का मतलब भी आएगा, कि सब पढ़ना है। ये तो बहुत बड़ी यूनिट है, इतनी बड़ी यूनिट है कि मैं इसके बारे में देखेंगे लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु के द्वारा विलियनों को कैसे कैसे पृथक रखते हैं। लवण सेतु का मतलब बच्चों ये है कि ऐसे दो विलियन पृथक रखे जा सके, ऐसे दो विलियन पृथक रखे जा सके जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो हो, लेकिन विलियन कभी एक दूसरे के साथ मिले नहीं। विलियन कभी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है इसके द्वारा। लवण सेतु का मतलब ये होता है, ठीक है। विभक्त करने के लिए बात करते हैं। फर्स्ट को रिपीट अभी बात करेंगे, एक मिनट रुको। देखो भाई मैंने, अच्छा फर्स्ट वाले को ये वाला पूछ रहे हो, बताती हूँ अभी ये वाला ही पूरे हो जाए, फिर एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। तो ये क्या बोला मैंने, ये दोनों विलियनों को सरंध्र पात्र से, सरंध्र, इतना ध्यान रखो, अगर सेल के अंदर कहीं सरंध्र पात्र आ जाए ना, डबल लाइन है इसका मतलब। क्या है? डबल लाइन है मतलब इसका। अब देखना भाई, एक चीज देखना, संपूर्ण सेल को व्यक्त करने के लिए, संपूर्ण सेल को व्यक्त करने के लिए जहां से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं उसे बाईं ओर, जहां से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं उसे बाईं ओर, और जहां से इलेक्ट्रॉन सेल में अंदर प्रवेश करते हैं उसे क्या कहते हो? उसे उसे दाईं ओर प्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एनोड को या फिर ऑक्सीकरण वाले सेल को हमेशा बाईं ओर, और अपचयन वाले यानी कि कैथोड को हमेशा दाईं ओर इस प्रकार लिखा जाता है कि धातु जो है वो हमेशा छोर पर रहे, बाह्य छोर पर रहे। तो देखना भाई, अच्छा बताओ एनोड कौन सा है? जिंक, और जिंक के लिए धातु तो आएगी जिंक। और ये नियम याद रखिए, ये नियम के अकॉर्डिंग जो धातु है वो अपने ही विलयन में अगर घुली हुई हो और विभवांतर प्रदर्शित करना हो तो ये वाली रेखा, और दोनों इलेक्ट्रोडों को पृथक कर रहे हो और इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे। आया या नहीं बताओ, हाँ या ना? ये कौन है? ये फालतू के मैसेजेस कौन कर रहा है? ये नरेंद्र, क्या कर रहे हो? ये क्या मैसेज भेज रहे हो? पढ़ना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। आप किसी ने जबरदस्ती बिठा रखा है क्या? तरीका होता है, यहाँ मैडम बैठी है कुछ भी भेजोगे? ये गलत बात है ना भाई। अब ये आज आप भेज रहे हो, अब मैं बोल रही हूँ, ये सारी रिकॉर्ड हो रही है बातें, अब ये रिकॉर्ड हो रही है, स्पेशली आपका नाम आ रहा है। बाई चांस अरुण सर पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका? सोचा है कभी? सारी चीजें बाद में इफेक्ट करती हैं। आपका ये व्यक्तित्व बताता है क्लास में आपका व्यवहार क्या है, पर्सनैलिटी क्या है आपकी। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब साइंस में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप, फर्स्ट ईयर के हैं नहीं, बच्चों को समझाया जाए।
क्लास में सिंसियरिटी बहुत जरूरी होती है और साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं होता जैसे आप करते हो, आए और आके शोर मचा के चले गए, तरीका थोड़ी ना। इसको रिमूव करो, कर दो इसे रिमूव, कर दो इसे रिमूव। हद है, मतलब मना कर रही हूँ तब भी भेज रहा है, पागल वागल है क्या? फिर वो जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो सारे वो पीछे क्यों चले जाते हैं? कर दो रिमूव इसे, और आइंदा कभी ऐड नहीं करना मेरी क्लास में, ठीक है? आ गया समझ में? धातु एनोड को हमेशा बाईं ओर और कैथोड को हमेशा दाईं ओर इस प्रकार रखा जाता है कि धातु हमेशा क्या रहे? बाहरी छोर पर रहे। कहाँ रहे? बाहरी छोर पर। इसके अलावा पांचवा नियम जो है ना बच्चों, पांचवा नियम कभी कभी, वैसे कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं एनोड। देखो कॉपर पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, तो हम क्या करते हैं कभी कभी कैथोड और एनोड को प्रदर्शित करने के लिए इन चिन्ह को भी प्रदर्शित कर देते कभी कभी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसी से काम होगा हमारा, उसमें बता रही हूँ कि सारे नियम पढ़ रहे हो तो ये नियम भी आ जाए कि कभी कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए ना तो गलती मत समझना, बस इतना ध्यान रखना कॉपर पे, अरे कॉपर जो है वो हमेशा कैसी मिलेगी? +2 में मिलेगी ना, तो यहाँ तो आ गया प्लस और दूसरे पर तो नेगेटिव आना ही है, समझ गए? तो इस प्रकार भी प्रदर्शित कर देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और छठवा नियम जो है वो तो बड़ा ही सिंपल है, अगर किसी भी धातु की या किसी विलयन की कोई कंसंट्रेशन दे रखी हो, कोई दाब दे रखा हो, कोई ताप दे रखा हो, तो उन्हें हमेशा क्या करते हैं? सेल के, जैसे मानो कॉपर CuSO4 का विलयन मानो कितना है? विलयन की सांद्रता है मानो 1 m, 0.1 m, तो इस कंसंट्रेशन को कहाँ लिखा जाता है? इसके साइड में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। समझ में आ गया? ये थे आपके विद्युत रासायनिक सेल्स को की चिन्ह परिपाटी या संकेत पद्धतियां, यानी कि सेल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये काम की चीजें हैं। आगे जब भी हम सेल पढ़ेंगे तो हम बनाएंगे उनके चित्र, और चित्र से हम ये सेल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, यही काम है बस। कोई ऐसा नियम है जिसमें दिक्कत हो तो पूछो, कोई ऐसा नियम है जिसमें कोई दिक्कत है तो पूछो भाई, पूछो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई दिक्कत हो? देखो 4th वाला ना, इतना ध्यान रखो, जहां ऑक्सीकरण होता है उसे हमेशा बाईं ओर, ऑक्सीकरण जो होता है उसे बाईं ओर, और जहां पे अपचयन होता है उसे दाईं ओर लिखते हैं। और इस प्रकार लिखा जाता है कि धातु हमेशा बाहरी छोर पर रहे। अच्छा एक बात बताओ, एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? इस पर होना है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? इस पर हो रहा है ना, जिंक पर। तो देखो भाई, ऑक्सीडेशन जो है एनोड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाईं ओर। मेरा बायां हाथ यहाँ है, आपका बायां हाथ कॉपी पे इधर की साइड पड़ेगा ना, लिखने बैठोगे तब। मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, ऐसे लिख रही हूँ, तो मेरा बायां हाथ यही तो है, बायां हाथ मेरा ये उल्टा, ठीक है? और हमेशा ऐसे लिखोगे कि जो धातु है उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? उसे बिल्कुल कॉर्नर पर, जैसे कॉपर +2 है, कॉपर को बिल्कुल कॉर्नर पर, और दोनों के बीच में तो आपको पता ही है विभवांतर लग रहा है, यहां भी विभवांतर लग रहा है कि नहीं लग रहा? और बीच में इन दोनों को सरंध्र पात्र से विभक्त किया गया है कि नहीं किया गया है? देख लो चित्र से, देखो आया? अब आया 5th। सेकंड को, और सेकंड कौन सा है? इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मानो दो ऐसे विलयन है, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी, मानो दो ऐसे विलयन है, देखो ऐसे बने हुए हैं दोनों विलयन, ये बीच में ये दो पात्र मैंने रख दिए हैं, दो पात्र हैं, और दोनों पात्र के बीच में मैंने यहाँ भर दिया AgNO3 का A1 सॉल्यूशन, और यहाँ भर दिया AgNO3 का A2 सॉल्यूशन। ये दोनों को सीधे संपर्क में रख रही हूं मैं, ऐसे दोनों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में रखा जा रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हमेशा, दोनों सॉल्यूशंस को विभक्त करने के लिए हमेशा एक खड़ी लाइन प्रदर्शित करते हैं।
समझ गए? और अगर इन्हें सरंध्र पात्र के द्वारा विभक्त किया जा सके, सरंध्र पात्र के द्वारा विभक्त किया जा सके तो उन्हें डबल लाइन के द्वारा व्यक्त करते हैं। और पूछो। नोट्स में नहीं है, नोट्स में नहीं है, नोट्स में ये है नहीं। होगा पीछे देखो, संख्या पद्धति एवं चिन्ह परिपाटी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, होगा। देखो पेज पलट के, और नहीं होगा तो इनकी फोटो खींच के मैं भेज दूंगी। आप 2-4 पेज जो टॉपिक नहीं हो ना उन्हें मैं लिखवा नहीं रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद लिख के ले आऊंगी और लिख के लाके आपको दे दूंगी। मैं मैडम से बोल दूंगी कि स्क्रीनशॉट शेयर कर दें इस पर, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है? जो नहीं हो रहा है वो बताते चलना मुझे, ठीक है? मेरे को ध्यान नहीं है। अरे रहने दो, मूवी बाउंड्री चल सीमा विधि नहीं है, पागल बना रहे हो। नोट्स में चल सीमा विधि ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन से नोट्स आपको मिले हैं? मेरे ही नोट्स मिले हैं, किसी और के मिल गए? मूविंग बाउंड्री मेथड तो है। चलो अब देखते हैं, अभी रुक जाओ 2-3 मिनट और, एक चीज और कर लेते हैं। ये थे सारे नियम, ये बात करूंगी आपसे मैं। मूविंग बाउंड्री मेथड आप क्या कैसे रहे हो कि नहीं है? कल ही मैंने कराया है, कल मैंने नोट्स देखे नहीं है क्या? है कैसे नहीं है ये ध्यान नहीं है मुझे, ये है या नहीं है देखना पड़ेगा मुझे, होगा। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है उत्क्रमणीय सेल, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय सेल। देखो भाई ध्यान से समझना, मैं तो सारे एग्जांपल डेनियल सेल से लेकर चलती हूँ तो मुझे बड़ा मजा सा आता है, एक ही सेल से सारी चीजें क्लियर हो जाती है, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखो भाई इसके अंदर क्या था, ये जिंक थी ना, और ये ZnSO4, ये कॉपर थी, कॉपर SO4, ठीक है। अच्छा देखो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है वोल्ट मीटर की सहायता से, यानी कि मैं देखो भाई मुझे जब मैं वोल्ट मीटर जोड़ रही हूँ इसका मतलब मैं बाहर से कोई विद्युत धारा लगा रही हूँ, और अगर मैं इसे वोल्ट मीटर से नहीं जोड़ रही हूँ इसका मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली अभिक्रिया हो रही है, मुझे बाहर से कोई काम नहीं करना है, बाहर से विद्युत धारा नहीं लगानी है, बाहर से इसको विद्युत बल नहीं देना है। होना का मतलब क्या है कि देखो ऐसे सेल जिनमें विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब उन्हें बाह्य परिपथ से जोड़ा जाए। 2 प्रकार के सेल होते हैं। पहले सेल तो इस प्रकार के जिनमें विद्युत धारा केवल तब ही प्रवाहित होती है जब इन्हें बाह्य परिपथ यानी कि वोल्ट मीटर से जोड़ा जाए। और सेकंड वे सेल जिनमें धारा तब भी प्रवाहित होती है, मेरे दोनों मस्त ही समझना, केवल तब ही और तब भी धारा तब भी प्रवाहित होती है जब इनके बाह्य परिपथ को या मुझे बाहर से कोई विद्युत धारा नहीं लगानी पड़ रही है, तब भी इसमें बाहर से कोई विभव लगाना नहीं पड़ रहा है, तब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिनमें ये वाली कंडीशन है वो तो कहलाते हैं उत्क्रमणीय सेल, और जिनमें ये वाली कंडीशन है वो कहलाते हैं अनुत्क्रमणीय सेल। ये जो सेल है ये उभयधर्मी प्रवृत्ति का है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब ये दोनों को मैं एक दूसरे के साथ वोल्ट मीटर से नहीं जोड़ रही हूं तब भी मुझे कोई विद्युत वाहक बल मिल रहा है, और केवल तब ही बात करो जब वोल्ट मीटर से इन्हें जोड़ा जाए तब ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसे सेल उत्क्रमणीय, जबकि केवल तभी प्रवाहित होती है जब उन्हें बाह्य परिपथ से ना भी जोड़ा जाए तब भी प्रवाहित होती है। तो ऐसे सेल कौन से सेल कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय सेल। समझे या नहीं समझे? हाँ या ना बोलो, बताओ। ठीक है और बताओ अब क्या कह रहे थे मैडम? वीडियो रोक दो बोले।
अरे फर्स्ट नियम कुछ नहीं था। देखो भाई, ये जो है मैंने आपको बताया था, जिंक यानी कि जो धातुएं होती हैं, वो धातुएं जो होती हैं वो धातुएं अपने ही विलयन में क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागती रहेंगी तो यहां पे कोई ना कोई विभव लगेगा। ऐसी सेम कॉपर अपने ही आयनों में घुली हुई है, तो यहां पे भी कोई ना कोई विभव लगेगा कि नहीं लगेगा। कहने का मतलब इन दोनों विभवों में कोई ना कोई विभवांतर होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अंदर ही अंदर रिएक्शन हो रही है। मैंने बाह्य परिपथ कुछ भी नहीं जोड़ा है। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे विभवांतर को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा एक खड़ी लाइन लगाते हैं। ये जिंक रॉड है और जिंक रॉड ZnSO4 में घुली हुई है ना, और ZnSO4 से क्या मिल रहे हैं हमें, जिंक+2 मिल रहे हैं ना। तो जिंक जो है वो जिंक+2 आयनों के संपर्क में, ये इसका मतलब है विभवांतर विद्यमान है, और तब भी विद्यमान है जब मैंने इसे वोल्ट मीटर से नहीं जोड़ा है ना। और अगला कौन सा है, कॉपर है, वो भी कॉपर सल्फेट के साथ अपना कॉपर+2 आयन दे रही है कि नहीं दे रही है, समझ गए। तो ऐसे विभवांतर यानी कि अंतरापृष्ठ जहां विभवांतर विद्यमान, अंतरापृष्ठ जहां विभवांतर विद्यमान रहता है, ऐसी सेल को या ऐसी कंडीशन को या ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक हमेशा खड़ी लाइन लगाते हैं, समझ गए। बताओ, क्या नाम है, विपिन। कोई बात नहीं, मैं लिख के मैं कहता हूँ मैं लिख के दे दूंगी। नहीं है तो मैं लिख के दे दूंगी, ठीक है। नहीं है तो मैं दे दूंगी लिख के, ठीक है, चिंता मत करो। जो जो टॉपिक नहीं है, एक काम करना, ये यूनिट खत्म होने से एक दिन पहले मैं ये दे दूंगी आपको। आप एक कॉपी में लिख लेना और मुझे बता देना सारे टॉपिक की, मैडम ये वाले टॉपिक नहीं है आपने जो कराए हैं, तो आप हमें भेज देना, ठीक है। और कुछ, जाऊं मैं अब, नहीं हो रही कोई ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो रही, और होंगी तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। चलूं अब मैं जाऊं, ठीक है। कल आपकी क्लास केमिस्ट्री की नहीं होगी, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय। अच्छा अब बोले हो थैंक यू, क्लास नहीं होगी इसलिए। चलो ठीक है, देवी पूजो सब अपनी अपनी, नवरात्रि मनाओ अच्छे से। तो फिर किसके लिए, किस लिए बोला थैंक्स। जय माता दी, इसलिए बोला थैंक्स। अंतेश, अच्छा पढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच, मुझे मुझे मुझसे पढ़ने के लिए।